नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूएस ने सीज फायर की आड़ में खर्ग आइलैंड को कब्जाने की पूरी तैयारी बना रखी है। और इसी बीच कल ईरान ने एक वीडियो जारी किया था कि वो यूएस का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस पर न्यूक्लियर हमला करेगा, यानी कि मामला अब बहुत ही ज्यादा सीरियस होता जा रहा है इस युद्ध को लेकर के। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में कि क्या हो रहा है। और आप देखोगे कि अगले 4 से 5 दिन में ये जो युद्ध है ये निर्णायक साबित होने वाला है। या तो आप देखोगे कुछ बहुत बड़ा होगा, या तो युद्ध अब शांत होने की कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 दिन अब मैक्सिमम टाइम जब यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा यूएस करने की भी तैयारी कर रहा है और यहाँ पर ईरान भी सेम काम करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और बातचीत कर देते हैं आज की हमारी क्लास की। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया इस ईरान इजराइल और यूएस के वॉर में ईरान लीड कर रहा है, लेकिन यूएस हार नहीं मान रहा है। यूएस ने क्या किया है कि भैया अपनी जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो भेजना रेडी कर दिया है कि हम खर्ग आइलैंड को क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। क्योंकि इनका मानना है कि हमने सारे तो तरीके अपना लिए, लेकिन ईरान तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब हमें ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ना पड़ेगा और तब जाकर के ईरान को हम घुटनों पर ला सकते हैं। और भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। सो दिस इज द न्यूज दैट ट्रंप इज सेंडिंग 82 सेकंड एयरबॉर्न पैरा ट्रूप्स टू ईरान एंड व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो स्पेशली इन्होंने 1000 सैनिक ये जो भेज रहे हैं 82 एयरबॉर्न के, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों इतनी ज्यादा फेमस है ट्रूप्स। क्योंकि ये जहां पर भी जाती है वहां पर कब्जा कर लेती है। इनका ये इतिहास है, इनको ये इतना स्ट्रांग माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, पहले इनके बारे में जान करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो देखो, पेंटागन ने अमेरिकी सेना के 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 2000 जो सैनिक हैं इनको मध्य पूर्व में भेजने की योजना बना ली है, यानी कि 2000 सैनिक इसमें भेजे जाएंगे। टोटल 3000 सैनिक हैं। कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनको इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स कहा जाता है। और ये कहीं पर भी इनकी जो एक ब्रिगेड है ना वो 18 घंटे के भीतर तैनात हो सकती है। ये इतने पावरफुल है। इनका यूज अलग अलग अफगानिस्तान वगैरह में भी किया जा चुका है। इस टुकड़ी के डिवीजन में कमांडर ब्रैंडॉन टेक्टिमेरी भी हैं, साथ ही दर्जनों स्टाफ सदस्य हैं। लगभग 800 सैनिक वाली 2 बटालियन यहाँ पर तैनात करी गई हैं, जो कि अब ओवरटेक करने वाली हैं किसको, खर्ग आइलैंड को। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर आपके हमने बात कर ली 2nd एयरबॉर्न डिवीजन के बारे में। नाउ अब ये देखो, ये 44 मिनट पहले न्यूज आई थी भैया कि व्हाई द यूएस कुड बी सेटलिंग इट्स साइट ऑफ द खर्ग आइलैंड। क्यों यहाँ पर खर्ग आइलैंड को लेकर के इन्होंने बात कही है और एक ट्वीट भी जारी कर दिया। ठीक है, और ये कब इन्होंने किया है, जब इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा था कि हम आपके किसी भी एनर्जी सोर्सेस पर हमला नहीं करेंगे। 5 दिन का इन्होंने एक तरीके से सीज फायर किया था एनर्जी सोर्सेस पर हमला ना करने के लिए। तो इससे डायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि आप ध्यान भटका रहे थे कुछ बड़ा तैयार करने के लिए, और ये तैयारी वो आपकी निकल करके आई है। अब यहाँ पर लिखते क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्बिंग रेट्स इन द हिस्ट्री। अब हम जो करने वाले हैं ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावरफुल बॉम्बिंग होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ईरान हैज नो एबिलिटी, ईरान के पास कोई एबिलिटी नहीं अपने आप को डिफेंस करने की, और ईरान इसको अब बचा नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ईरान मिलिट्री एंड ऑल अदर इन्वॉल्व विद दिस टेररिज्म रेजिम वुड बी वाइज ले डाउन दिस आर्म। उन्होंने बोला है कि जो भी ईरान के साथ हैं या फिर जो भी रिजीम ईरान का सपोर्ट कर रही है, अच्छा होगा कि वो अपनी अपनी जो सेना है उसको वहां से हटा ले, वरना ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला वो फेस करने वाली है। खर्ग आइलैंड द ऑर्फन पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ भी इसको कहा जाता है। ये कुछ अनक्लासिफाइड इमेजेस यहाँ की खर्ग आइलैंड की मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब ये खर्ग आइलैंड की हम बात करें तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यूएस को क्यों लग रहा है कि अगर खर्ग आइलैंड पर उसने कब्जा कर लिया तो यानी कि ईरान घुटनों पे आ गया और युद्ध वो जीत गया। तो इसको समझेंगे क्योंकि उसका तोड़ यहाँ पर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिकली एक बैकबोन है ईरान का। चलिए भौगोलिक स्थिति जान लीजिए। तो खर्ग आइलैंड जो है वो फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक छोटा सा कोरल महाद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है। ये ईरानी मुख्य भूमि जो है वहां से लगभग 30 किलोमीटर, और गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज हमारा स्ट्रेट हो जाता है, नॉट गल्फ, हॉर्मुज जो स्ट्रेट हो जाता है वहां से आपका 483 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित हो जाता है। ये तो लोकेशन हो गई। नाउ इकोनॉमिकली आप देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये ईरान की अर्थव्यवस्था की
रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से जो कुल कच्चा तेल निर्यात होता है ना, उसका लगभग 90 से 94% हिस्सा इसी द्वीप से गुजरता है, और यहाँ से जो पैसा मिलता है उसी से ये अपने IRGC को क्या करते हैं, वित्त पोषित करते हैं। तो अब अगर इकोनॉमिकली उसको पैसा नहीं, ये लूज हो जाएगा, तो IRGC वित्त पोषित नहीं हो पाएगी, यानी कि आगे इनके पास हथियार, इन सारी चीजों की कमी होगी, और धीरे धीरे इनकी सेना क्या होने लगेगी, बिखरने लगेगी। तो ये इनका अब का प्लान है ना। तेल भंडारण क्षमता की बात करते हैं तो 2025 में जो नए टैंकर हैं, इसमें परिचालन में इनकी कुल भंडारण क्षमता थी 2.8 से 3 करोड़ बैरल तक। ठीक है, अब ईरान के बाजार में अस्थिरता के दौरान ये 10 से 12 दिनों का निर्यात बफर प्रदान करता है। अगर हम लोडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इसी खरग आइलैंड में, तो देखोगे यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टैंकर जैसे कि VLCCS, ULCCS को लोड करने की क्षमता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये खरग आइलैंड। इसकी 2 प्रणालियां हैं, एक टी जेटी पूर्व हिस्सा और सी आइलैंड जो पश्चिमी गहरा जल क्षेत्र है, जहां एक साथ 10 बड़े जहाज आप खड़े कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई दिस खरग आइलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे द ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज यहाँ से प्रोवाइड होती हैं। ईरान होल्ड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन oil reserve and the 15% of its gas, and that's why this is the plan कि अब हमें भैया खरग आइलैंड चाहिए, और तभी ईरान झुक सकता है, क्योंकि ईरान तो झुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। अब जब हम ऑयल फैसिलिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सा देश कितना परचेज करता है। तो अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो आप देखोगे चाइना 1.6 बिलियन यहाँ पर परचेज करता है। किससे किससे? ईरान से, सऊदी अरेबिया से लेकर के कुवैत, कतर, ईरान तक की। ठीक है, और वहीं अगर हम गैस की बात करें तो इसमें भी चाइना सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कतर और UAE से परचेज करता है लगभग 51.3 मिलियन, और फिर सेकंड प्लेस पे इंडिया आ जाता है जो कि है 36.8 मिलियन के आसपास। अगर क्रूड ऑयल में देखें तो 1.0 मिलियन है, तो इसके आसपास हम परचेस करते हैं। अब रूट भी समझ लेते हैं कि ये जो तेल परचेस किया जाता है वो किन किन रूट से देशों के पास पहुंचता है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो रूट कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझ पाओगे। देखो कुल यहाँ पर 4 से 5 रूट हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां से सप्लाई होती है, दूसरा आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तीसरा केप ऑफ गुड होप है, और चौथा हमारा स्वेज कैनाल वाला हो जाता है। परसेंटेज देखिए यहाँ पर कि केप ऑफ गुड यहाँ से भी कम ही हमारा पास आउट होता है, सुएज कैनाल यहाँ से भी बहुत कम है, पाइपलाइन से जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑयल का आवाजाही है ना पूरे वर्ल्ड की, वो स्ट्रेट ऑफ किससे होती है? हॉर्मूज से होती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर आसमान छूते हुए आपको नजर आएंगे। अब पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले कहा क्या था, और उसके बाद अब ये आ कहां पर गए हैं कि अब हमें खरग आइलैंड चाहिए एनी हाउ। देखो यूएस का ना ये बहुत पहले का प्लान है। आप देखोगे कि ये जो तैयारी ये ईरान के साथ कर रहे हैं ना, ये क्यूबा के साथ कर चुके हैं। क्यूबा इनको चाहिए था, इन्होंने क्या किया, क्यूबा को पूरी तरीके से इकोनॉमिकल तौर पर तोड़ दिया, सैंक्शन लगा दिए, रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, उससे उसके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा, कोई भी यूएस कंपनी वहां पर जाकर के अपना जो वर्क है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकती। इसीलिए क्यूबा बहुत ही बुरे हाल में है, क्योंकि क्यूबा को भी ये चाहते क्यूबा में जो रिजीम है वो चेंज हो और अपना कोई पपेट बिठाया जाए। लेकिन अभी क्यूबा ने क्या किया है कि भैया रशिया से ऑयल परचेज कर लिया, तुमने सैंक्शन लगा रखा था, अब तुम्हें हटाना पड़ा है क्योंकि तुम्हारी हार हो रही है इस युद्ध में, राइट। तो ये अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज पर जो अभी तक सफल भी रही है यूएस की स्ट्रैटेजी किसी भी नेशन में रिजीम चेंज करने की, वो अब ईरान में ये अपनाने वाले हैं। और इसी बेसिस पर मैं कह रही हूं कि अगले से 4 से 5 दिनों में आप देखोगे कि कुछ बहुत ही निर्णायक आपको देखने को मिलेगा। या तो ये युद्ध एकदम खत्म कि अब भैया नहीं होगा, सीज फायर हो जाएगा, या तो फिर उसके बाद आप देखोगे तो अलग ही लेवल देखने को मिलेगा, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज ही हो जाएगा। नाउ ट्रम्प सेड यूएस इज पोस्टपोनिंग सम स्ट्राइक्स एट इट्स नेगोशिएशन एंड वॉर विद द ईरान। ये कहते हैं 23 मार्च को कि क्या है, हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, हम ईरान के साथ जो अब वॉर वगैरह है वो नहीं करेंगे, और नेगोशिएशन के लिए हम अपने लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि इनके ये बात कहने के बावजूद यहाँ पर इजराइल कहता नहीं भैया हम तो ये युद्ध जारी रखेंगे। यानी कि दोनों एक तरफ दोनों ही देश क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन युद्ध जारी करना चाहता है, कौन युद्ध खत्म करना चाहता है। अगर हम बात करें तो यूएस अब इस जगह पर आ गया है कि वो कह रहा है कि हमें भैया युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन इजराइल कह रहा है नहीं भाई हम तो युद्ध जरूर करेंगे। तो ये आपस में ही इनका कुछ टाइफून वॉर तक का चल रहा है। इसी बीच बागची के साथ भी बातचीत नहीं बन पाई, क्योंकि इन्होंने बोला था ना हम लोग बातचीत करके इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ईरान ने बोल दिया कि नहीं, अब बात करने का कोई मतलब बचा नहीं है, और हम बात नहीं करेंगे आपसे, हम नेगोशिएशन भी आपसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमले करेंगे आपके ऊपर, दैट्स इट। क्योंकि अब बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आपने हमारे इतने सुप्रीम लीडर्स को मार दिया, हमारे जो मेन लीडर थे उनकी आपने हत्या कर दी, लारिजानी की हत्या कर दी, तो अब बचा क्या है, हम आपसे बदला लेंगे, दैट्स इट।
इसी बीच आप देखोगे बराक रेविन कहते हैं, जो कि सीनियर इजरायली ऑफिसर है, दैट कॉन्टैक्ट आर अंडर वे फॉर अ मीटिंग बिटवीन द सीनियर ईरानियन एंड द अमेरिकी ऑफिशियल इन इस्लामाबाद पाकिस्तान कैपिटल लेटर दिस वीक। ये कहा जा रहा था कि भैया बातचीत होगी और यहाँ पर इस तरीके से सीनियर लीडर है दोनों देशों को आएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही कहा जाता है तो ईरान मना कर देता है, क्योंकि इनकी तरफ से सीनियर लीडर पता है कौन जा रहे थे, ट्रंप के दामाद को भेजा जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम भाई आपके दामाद से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको बात ही करानी है तो भेजो आप जेडी वेंस को, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जेडी वेंस का माइंडसेट हमें ऐसा लगता है कि वो युद्ध के खिलाफ हैं, वो युद्ध के साथ नहीं है। लेकिन ट्रंप इस पर भी रेडी होते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द समिट इन पाकिस्तान, द पॉसिबिलिटी बीइंग कंसीडर्ड दैट द यूएस वाइस प्रेसिडेंट वेंस विल बी द सीनियर अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर वेंस हो सकते हैं अब सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मना कर दिया था भाई तुम्हारे दामाद से बात नहीं करनी हमें, और ना ही उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करनी है। बात करेंगे तो हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, जो कि जेडी वेंस है, और हमें लगता है कि उनका माइंडसेट आप लोगों से अलग हो जाता है। तो इतनी बेइज्जती तक ईरान कर चुका है यूएस की, और जब भी यूएस की इतनी बुरी बेइज्जती होती है ना, तो इतिहास गवाह है कि वो चिड़चिड़ा करके बदला जरूर लेता है। तो ये अब बदले की भावना से किया जा रहा है, और ये बदले की भावना आपकी कई बार न्यूक्लियर अटैक तक भी पहुंच चुकी है, और इस वजह से अब कहा जा रहा है कि कुछ निर्णायक देखने को मिलेगा। इसी बीच इजरायली आप देखोगे बहुत सारी पोस्ट यहां पर वायरल हो रही हैं, दैट वन ऑफ इरानियन पीपल डिमांडिंग कंप्लीट एंड दी remorse self punishment of the aggressors. All Iranian officials stand firmly behind their supreme leader and the people until this goal is achieved. लेकिन अब देखो इजराइल क्यों नहीं यहाँ पर हट रहा है, क्योंकि इजराइल के जो नेतन्याहू जी है ना, उनके साथ उनका पूरा नेशन खड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना युद्ध करना है करो, हम आपके पूरे सपोर्ट में, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाती है ना। इसी बीच एक मेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, दैट स्मॉल गैदरिंग इन हॉर्मूज इन्विटेशन ओनली। इसके पीछे का कारण क्या है मैं बताती हूं कि एक तरफ देखो सारे जो आपके ऑयल टैंकर्स हैं वो फंसे पड़े हैं, तो यहाँ पे बोला है कि हम यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं हॉर्मूज में, लेकिन सबका आना अलाउ नहीं है, जिसको इनविटेशन दिया जाएगा वही आना अलाउ है। और इसी बीच आपको पता होगा कि कल ही ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि सिर्फ मेरे जो मित्र देश हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं, और उसमें इंडिया शामिल है, कि कोई भी ऑयल टैंकर इंडिया का नहीं रुकेगा, बाकी दुश्मन देश अलाउ नहीं है यहाँ से ऑयल टैंकर्स ले जाने के लिए। तो ये में बहुत ज्यादा वायरल हुआ जैसे ही कल ये अलाउ किया गया कि भैया सिर्फ मेरे मित्र देश आएंगे, तो मतलब जिनको जिनको हमने इनवाइट किया है वही यहाँ आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। नाउ अब देखोगे कि जब इतना सब कुछ इन्होंने कर लिया, पूरी तरीके से ये यहाँ हमला करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के इन्होंने मदद भी मांगी, कोई भी इनके पास नहीं आया। तो ये 21 दिन जो अभी हुए हैं वॉर के, इसमें इनको हाथ क्या लगा, क्या यूएस ने अपनी इज्जत कमाई है? चलो उसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्सेप्शन ऑफ रशियन ऑयल फ्रॉम दी सैंक्शन, इन्होंने रशियन ऑयल पर क्या लगा रखा था, सैंक्शन, ये भी इनको हटाना पड़ा इनकी ही गलती की वजह से, क्योंकि आपकी वजह से ही तो पूरी दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में त्राहिमाम चिल्ला रही है। दूसरा, एग्जेम्पशन फ्रॉम इरानियन ऑयल फ्रॉम द सैंक्शन, आपने इरानियन ऑयल पर सैंक्शन लगा रखा था, उससे भी आपको हटना पड़ा। नाउ शिप पेड $2 मिलियन टू ईरान फॉर पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो शिप्स है अब उनको $2 मिलियन देना पड़ेगा उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए, ये आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, दूसरी अचीवमेंट तीसरी बताती हूँ, $1 ट्रिलियन इवेपोरेटेड फ्रॉम द अमेरिकन स्टॉक मार्केट, आपको कितना लॉस हुआ है से, और आप कहते हो आप युद्ध जीत गए हो। मतलब हिपोक्रेसी देखो डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो युद्ध जीते, आपकी $1 ट्रिलियन का जो मार्केट था, शेयर मार्केट था, वो स्वाहा हो गया इस युद्ध के कारण। फर्स्ट इंजरी टू द F-35 फाइटर जेट, जिसे आप कहते थे कि भैया इनविजिबल है, पूरी दुनिया में इसे कोई पकड़ नहीं सकता है, आपके इस गुरूर को ईरान ने तोड़ दिया, और आप कह रहे हो आप युद्ध जीत गए। चलिए भाई, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आपकी वजह से पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो किस तरीके के आप वर्ल्ड लीडर हो जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, रेज इन गैस ऑनलाइन प्राइसेस, अमेरिका गैसोलीन के प्राइस अमेरिका में बढ़ गए हैं। 27 बिलियन पेड बाय द अमेरिकन सिटीजन सो फॉर द ट्रम्प्स वार एंड अलायंस अमेंडन हिम नाटो अलायंस। अब देखो, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट नाटो था उसने भी इनको छोड़ दिया। ये अचीव किया है यूएस ने इन 21 दिनों के वॉर में, और ये इनका गर्व है, ये कहते हैं कि ये जीत गए हैं। इसी बीच ये जो 5 दिन का इन्होंने स्ट्राइक सेंक्शन कहा था कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये भी टूट जाता है, कोई बात ही नहीं
मान रहा है इनका वो हाल हो गया है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली सिचुएशन इस समय चल रही है इनके साथ। अब देखो तेहरान टाइम्स कहता है आफ्टर मैच ऑफ यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक अ बिल्डिंग इन उमारनिया नॉर्थ वेस्ट ईरान, जबकि इन्होंने बोला था कि भैया हम तो एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या है एयर स्ट्राइक जारी रही, किसी ने भी बात नहीं मानी कि भाई कोई सीज फायर नहीं होगा। अगेन यूएस इजराइल ऑफेंस टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान इश्फाहा कोरम दैट ईरानियन मीडिया। ये 24 तारीख की खबर आती है जब 23 को इन्होंने क्या बोल दिया था कि किसी पर भी हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन रुकता नहीं है ईरान बोलता है कि भाई चलता रहना चाहिए, हम किसी पर भी आपकी जो सीज फायर वगैरह है वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। अब थोड़ा सा ट्रम्प के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके कितने चेहरे हो जाते हैं और ये कितना झूठ बोलते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम हमले नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमले बंद ही नहीं हो रहे हैं, तेहरान के द्वारा बार बार हमले किए जा रहे हैं। ट्रम्प टेक्स क्रेडिट फॉर द इंडिया पाक सीज फायर। अब इन्होंने कितने झूठ बोले हैं। इन्होंने बोला कि हमने सीज फायर करवाया है, जब सीज फायर की बात हो रही है तो देख ही लेते हैं, क्योंकि एक सीज फायर अभी जो इन्होंने 5 दिन पहले बोला था वो तो देखने को मिला नहीं। दूसरा सीज फायर इन्होंने बोला कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, इसका ये क्रेडिट लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जब इसमें पड़ जाते हैं एक चीज और, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है ना अभी, क्योंकि अब हर कोई इनको प्रेशराइज करने लगा है, हर कोई ट्रम्प को गाली बक रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि भैया इनकी वजह से पूरा विश्व एनर्जी क्राइसिस झेल रहा है। फिलीपींस जैसे जो देश है उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी है, पाकिस्तान इमरजेंसी लगा करके बैठा है, पार्शियल लॉकडाउन लगाया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। तो जब सारे ही देश इनके ऊपर एक तरीके से चढ़े बैठे हैं, मिडिल ईस्ट का पूरा भरोसा खत्म हो चुका है इनके ऊपर से, तो इन्होंने बोला कि ब्लेम लगा देते हैं किसी और पर बचने के लिए। तो इन्होंने ब्लेम लगाया द हेक्स्टे फॉर द वॉर दैट पेटे, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू स्पीक अप, यू सेड लेट्स डू इट। तो इनका कहना है कि ये जो हेक्टे थे इनकी वजह से वॉर हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि हम सिचुएशन देख करके आए और हम जीते जाएंगे, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, अपना पल्ला झाड़े और निकल लिए भाई साहब। इसके बाद देखो द वर्ल्ड इज वॉचिंग अमेरिकाज लूज इट्स मॉरल कंपास एंड इट्स अ ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। ये न्यूज निकली थी द हिल में और जिसमें डायरेक्टली साफ साफ लिखा है कि पूरी दुनिया देख रही है भाई साहब कि आप हार रहे हो, फिर किस तरीके की हिपोक्रेसी आप यहाँ पे झाड़ रहे हो, और जब हार रहे हो तो कह रहे हो कि हम तो युद्ध में जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो पीटे हेक्से से जिन्होंने ये बात कही थी। अब देखो फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट। अब ये जो इन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी ना कि हमने सीज फायर कर दिया है, इसके पीछे का कारण क्या था? वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन। तो इनके पीछे का कारण ये था कि ये चाहते थे कि ऑयल प्राइसेस अचानक से गिरे और हम फ्यूचर ऑयल में इन्वेस्ट करते, और यही इन्होंने किया। जैसे इन्होंने बोला ना कि सीज फायर हो चुका है, ऑयल के प्राइसेस धड़ाम से नीचे गिरते हैं और इनके कुछ बिजनेसमैन फ्यूचर ऑयल में इन्वेस्ट कर देते हैं। फ्यूचर ऑयल क्या है? फ्यूचर ऑयल का मतलब ये है कि मान लीजिए आज मैंने इस प्राइस पर आपके साथ बॉन्ड साइन किया, तो अब चाहे कितने भी ऑयल प्राइसेस बढ़े, आप हमें तेल इसी प्राइस पर दोगे, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर ऑयल। ये इनको खेल करना था और अपनी सेफ्टी इन्होंने बना ली, पूरी दुनिया चाहे जाए भाड़ में। दिस इज द रियल फेस ऑफ यूएस। नाउ मैंने आपको बताया कि ऑयल प्राइसेस धड़ाम से गिरने शुरू होते हैं। अब इसके बाद ये सारी चीजें तो इन्होंने कर ली। अब यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये वॉर अब न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने वाला है? ब्रीचिंग द आयरन डोम द ईरानियन क्लस्टर बॉम्ब्स बाईपासिंग इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर ईरानियन डोम जो है उसने बताया कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब हमारे ऊपर गिराए गए हैं, हमने इनको ब्रीच किया है। तो कल को अगर ये क्लस्टर बॉम्ब गिरा रहे हैं और अगर यूएस और भी ज्यादा गुस्से में आता है तो आप तो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हो। इसी बीच उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि अगर आप इस तरीके का कुछ सोच रहे हो तो हम भी भैया इतने पावरफुल हैं अब कि हम आपके ऊपर भी ये अटैक कर सकते हैं। नाउ आगे समझते हैं। 17 मार्च को अली लरजानी जो कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख थे, इजरायली जो द्वारा है यहाँ पर हत्या किए जाने के कुछ घंटे बाद और दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य इजराइल पर घातक क्लस्टर मिसाइलों की एक श्रृंखला दागी। अब आप देखिए तो यहाँ पर मध्य इजराइल पर ये दागी गई, ईरान ने दागी है आपके जो क्षेत्र है वहां पर क्लस्टर बॉम्ब, यानी कि फ्यूचर में वो आपके ऊपर क्या है इस तरीके की जो चीजें है वो भी कर सकता है। इसी बीच यहाँ पर खबर भी आई थी दैट तेहरान डिसमिस यूएस सीज फायर कंडीशन एज इजराइल सेटअप अटैक। तेहरान ने बोला कि भैया हम डिसमिस करते हैं, ये हमारा कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है, ये फर्जी बातचीत कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़े लायर हैं, जब देखो तब ये झूठ बोलते ही रहते हैं। और साथ ही तेहरान इशूज वार्निंग टू रीजनल नाइबर्स ऑफ ईरानियन आइलैंड ऑक्यूपाइड। इन्होंने
इन्होंने बोला कि अगर आप इस तरीके के हमारे ऊपर बार बार हमले करेंगे, हमें डराएंगे धमकाएंगे कि हम आपका खर्ग आइलैंड ऑक्यूपाइड कर लेंगे, तो हम भी आपके आसपास के जो रीजनल आइलैंड हो जाते हैं ना, उन पर हम अपने एक तरीके से सेना भेज करके हम उनको कब्जा कर लेंगे। आप हमारा कब्जा करो, हम आपके आइलैंड को कब्जा कर लेंगे। जिसमें से आपको डिएगो गार्सिया याद ही होगा कि क्या हुआ था डिएगो गार्सिया के साथ। इनको लगा कि उनके पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की मिसाइल हो जाएगी, उसने 4000 किलोमीटर की मिसाइल मार दी। और दिस वाज द पॉइंट जहां से यूएस ने अपने घुटने टेकने शुरू किए कि नहीं भाई, ये तो यूके यूएस का बेस हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, अगर ये बेस हमसे छिना तब तो मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसी बीच एक बात कही गई यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर देखो इन्होंने बोला क्या, तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी इन्होंने चेतावनी दी कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दुश्मन क्षेत्र के किसी अज्ञात देश के समर्थन से एक ईरानी द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। ईरान के संसद ने स्पीकर मोहम्मद बाघेर गिलवाफ के अनुसार इस तरीके की किसी भी कोशिश का जवाब उस क्षेत्रीय देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करके हम लेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा देश, दुश्मन देश ईरान का जो है वो मदद कर रहा है इजराइल और यूएस की, लेकिन अगर वो देश इनकी मदद करेगा तो हम भी उस देश में जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड है उसको कब्जा कर लेंगे और उस पर बॉम्ब गिराएंगे। दिस इज द थिंग। ईरान वॉर लाइव, यूएस डिमांड तेहरान एक्सेप्ट डिफीट एंड इजराइल पाउंड लेबनान। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, ये जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया तुम डिफीट एक्सेप्ट करो। यूएस कह रहा है तुमको करना पड़ेगा डिफीट एक्सेप्ट, भले ही तुम हमारे धज्जियां उड़ा रहे हो, हमारा F-35 तुम गिरा दे रहे हो, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम डिफीट हुए हो। और इसी बीच यहाँ पर देखिए कि ये जब बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि सीज फायर आपको करना पड़ेगा, तो ईरान इनके सामने एक शर्त रखता है कि ठीक है, हम रेडी हैं आपके साथ मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन आप मेरे ये 5 पॉइंट मानिए। 5 पॉइंट क्या थे कि आप हमें ये नहीं कहोगे कि भैया हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बंद करेंगे, नहीं करेंगे, सभी मोर्चों पर हम संघर्ष में स्वतंत्र पूर्ण अंत देखेंगे, भैया युद्ध के लिए कोई भी नुकसान है मुआवजा तुम दोगे, भविष्य में दोबारा युद्ध करोगे नहीं, और ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड जो किलिंग्स है इसको पूरी तरीके से रोकोगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय अब मान्यता भी तुम्हें देनी पड़ेगी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो फाइनली किसका है, ईरान का है। अब ये पॉइंट मानो तब जाकर के तो युद्ध रुकेगा, सीज फायर होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए ये पॉइंट रखते हैं सीज फायर के लिए। यूएस ने कल कुछ 15 पॉइंट रखे हैं सीज फायर के लिए। वो क्या रखे हैं, यूएस का भी डिमांड समझ लेते हैं। ये तो डिमांड है ईरान का कि तभी अब होगा सीज फायर, लेकिन अब यूएस का क्या कहना है, यूएस का कहना है सबसे पहले तो तुम अपने परमाणु हथियार विकसित नहीं करोगे, क्योंकि हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, तुमने कहीं परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो। जब नहीं है तब तो तुमने इतना आतंक मचा रखा है, तो यूएस को डर तो अब है। दूसरा, यूरोपियन संवर्धन को सीमित करोगे, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जो प्रोग्राम है उस पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खाली करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सभी न्यूक्लियर साइट्स बतानी पड़ेंगी। परमाणु ठिकानों जैसे कि नतांज, फोर्डो और इम्फा को सीमित करके खत्म करोगे। हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगियों के मिलिशिया पे समर्थन बंद करोगे। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और हमलों को कम करोगे। एक तय समय के लिए सीज फायर तुम्हें लागू करना होगा। भविष्य में युद्ध ना हो इसलिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी पर तुम साइन करोगे। समुद्री और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। ईरान की मिसाइल रेंज, बदले में ईरान के लगे आर्थिक प्रतिबंध, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऊर्जा सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सारी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में स्थिरता शांति के लिए लंबी अवधि का रोड मैप आपको लागू करना पड़ेगा। और अब इन पॉइंट्स पर हम तुम्हारे साथ सीज फायर करेंगे। तो ये डिमांड है यूएस की, और वो सिर्फ 5 डिमांड रख रहे हैं, ये 15 डिमांड रख रहे हैं उनसे। अब ये है 27वां दिन जो हमारा चल रहा है, जिसमें खर्ग आइलैंड में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इन सभी के बीच बात करते हैं कि भारत को क्या फायदे हैं स्ट्रेट हॉर्मुज खुलने से, क्योंकि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। तुम आपस में लड़ो, कटो, मरो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी डिप्लोमेसी बढ़िया काम कर रही है भाई, हमारे लिए खुला है, क्योंकि उसने कह दिया है कि हमारे मित्र देशों के लिए ओपन है, और मित्र में इंडिया आ जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से सबसे बड़ी बात भैया ये कि हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस नहीं होंगी। अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल यहीं से आता है। 50 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करते हैं हम, तो अब आ पाएगा। जंग के समय $100 प्रति बैरल हो गया था, जिसमें कमी आएगी। तनाव के समय जहाजों का इंश्योरेंस 2 से 3 गुना तक बढ़ गया था, जो कि अब सस्ता होगा। मिडिल ईस्ट पर भारत से आने वाले जहाजों में 5 से 10 दिनों तक पहुंच सकते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से अब हमारे जहाज निकलने वाले हैं, जिस पर इनके लिए बैन तो है लेकिन इंडिया के लिए बैन नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज हमें सभी को पता चल चुकी है। अब ये देखिए,
अब किस तरीके से ये मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं ना इंडिया के साथ कि भैया हम तो आपके साथ है, लेकिन ये हमारे साथ कभी थे ही नहीं। इसी बीच जब ये सारी चीजें होती है ना, तो ये इंडिया को कॉल करते हैं और कॉल करके बातचीत करते हैं ये पूरा जायजा लेने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ईरान के मित्र देश में अब इंडिया शामिल हो चुका है। तो जब ये बातचीत हो रही होती है ना, तो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं, डॉक्टर ब्रह्मा चलनी, इनका कहना है कि ये जो ट्रम्प की कॉल है ना, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए की गई है। डैमेज कंट्रोल कैसा? क्योंकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद इनकी पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीकी हो गई थी, मुनीर आए थे अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखा रहे थे, फिर नोबेल प्राइज की बातचीत कही गई थी, तो इनका और पाकिस्तान का दोस्ताना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो इनको लगा कि भाई अब ये सही समय है डैमेज कंट्रोल करने का, चलो बातचीत कर लेते हैं मोदी से, ताकि हम ये दिखा पाए कि भाई हम आपके साथ हैं। और इसी बीच रिलायंस के साथ वो जो डील फाइनलाइज की गई थी वो तो इनकी मजबूरी थी, तो क्या हम यूएस पर भरोसा करें कि भैया ये हमारे साथ है? तो कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूएस के बहुत सारे चेहरे हैं। यूएस कभी किसी भी देश का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूएस सिर्फ अपने बारे में बात करता है। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इस युद्ध में कौन आगे है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युद्ध पर पूरी तरीके से कब्जा इस समय ईरान ने करके रखा है, और अगले 4-5 दिनों में आपको कुछ बहुत ही बड़ा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो अब आप बताइए कि इस बीच इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए, और अगर ये युद्ध रुकता है तो इसमें किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देगा, और यहाँ पर इंडिया के क्या स्टेप्स रहेंगे। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।